हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिबिल सॉल। इस लेक्चर में हम सीवेज एफ्लुएंट्स जो होते हैं उनका डिस्पोजल कैसे करते हैं, उनको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स। जो भी सीवेज एफ्लुएंट्स हैं उनको आप डिस्पोज करते हैं तो कहाँ करते हैं? या तो आप उसको वाटर में डाइल्यूट कर देते हैं या आप लैंड के ऊपर डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो डिस्पोजल बेसिकली जो है दो जगह आप कर सकते हैं। फर्स्ट इन वाटर। अब वाटर में चाहे वो रिवर है, लेक है, सी है या कोई पॉन्ड है, वहाँ पे कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो है या तो आप लैंड में कर देते हैं। तो जहाँ वाटर में करते हैं तो वहाँ पे जो डिस्पोजल होता है वो बाय डाइल्यूशन होता है, यानी कि डाइल्यूट कर दिया उसको वाटर में। और जिससे डाइल्यूट करने से क्या होगा कि जो भी उसमें वाटर क्वालिटी पैरामीटर हैं वेस्ट वाटर के, तो उनकी जो भी हैज़ार्डस है यानी कि जो हार्मफुल है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो थोड़ा लेस हार्मफुल हो जाएंगे। और दूसरा क्या कर सकते हैं, आप उसको लैंड में डिस्पोज कर सकते हैं। तो लैंड में जब डिस्पोज करते हैं तो ये एफ्लुएंट इरिगेशन के लिए करते हैं। जैसे कि कोई फसल वगैरह उगानी है तो कुछ वेस्ट वाटर में ऐसे तत्व हैं जो कि इरिगेशन के लिए हेल्पफुल है, तो वहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे सीवेज फार्मिंग वगैरह करनी होती है तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। तो जब आपका एफ्लुएंट रिवर वाटर में डिस्पोज होता है तो वहाँ पर सेल्फ प्यूरिफिकेशन जो है होना ज़रूरी है वाटर का, जो कि कुछ फॉलोइंग मैकेनिज्म्स के थ्रू होता है। जैसे कि पहला क्या करते हैं, डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। तो आप क्या करेंगे कि जो भी सीवेज है उसको आपने क्या किया, रिवर वाटर में डाल दिया, तो वो क्या होंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे। और डाइल्यूट होने से जो भी उसमें बीओडी है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। क्लियर है, यानी बीओडी की वैल्यू जो है ओवरऑल चेंज हो जाएगी। तो आप ये प्रोसेस कहलाता है डाइल्यूशन एंड डिस्पर्जन। देख लीजिए, dilution and dispersion in real terms is not the method of self purification। आप उसको सेल्फ प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं वाटर को, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हैं कि जो भी हैजार्डस हैं, पोटेंशियल हैजार्डस जो हार्मफुल हैं वेस्ट वाटर के, उनको आप रिवर में डाइल्यूट करके क्या कर देते हैं, उसको थोड़ा कम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है सनलाइट। अब क्या हो रहा है कि आपने डाइल्यूट कर दिया, उसके बाद जब सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगी जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो उसको फिर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लेंगे ऑक्सीजन को, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन कर देंगे जिससे कि ये रिमूव हो सके। यानी ऑर्गेनिक मैटर का अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो ऑर्गेनिक मैटर हार्मफुल नहीं रहेगा, वो रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है सनलाइट। थर्ड आता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन तो आप पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि कोई भी वाटर है उसका फ्लो अगर आप थोड़ा कम कर देते हैं, स्मूथ फ्लो कर देते हैं, जिससे जो भी पार्टिकल्स अगर हैं उसमें तो क्या होंगे, फाइनली वो सेटल हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो भी ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो उनका डिकम्पोजिशन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि अगर हाइड्रोलिसिस की बात करें तो जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है रिवर में वो क्या होगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा यानी घुल जाएगा, और उसको फर्दर एसिड अपॉन बाय एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ये एक्टेड है जो कि फर्दर एक्ट करता है किसको, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्क करते हैं, उनके द्वारा क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा और इसका रिमूवल हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है रिडक्शन। तो जो भी रिवर की टॉप सरफेस है वहाँ पर तो ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल रही है, और जो नीचे की लेयर्स हैं तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है बेस ऑफ रिवर पे, और वहाँ पर एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करेंगे। अब आता है जोन ऑफ पोल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम। यानी रिवर की अगर आप बात करें तो उसमें जो पोल्यूशन लेवल है उसको जोन्स में डिवाइड किया गया है। तो एक ग्राफ के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं कि सपोज ये एक ग्राफ है जहाँ एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को शो किया है और वाई एक्सिस पे आपने जो है डीओ यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को शो किया है। ठीक है, तो सपोज एक ये लेवल है जहाँ पर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो 40% है ऑफ डीओ की, यानी टोटल डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की 40%। तो इसको बेसिकली जो है कुछ जोन्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सपोज आपने जो है इधर, सपोज ये जोन्स में डिवाइड कर दिया,
पहला ये जो ज़ोन है, ये फर्स्ट ज़ोन, इसको आपने डिवाइड कर दिया, ये फर्स्ट हो गया। इसके बाद ये आपका सेकंड ज़ोन आ गया, ये जो है थर्ड ज़ोन में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली ये जो पहला ज़ोन होता है, ये होता है क्लियर वाटर, ठीक है? इसके बाद ये जो फर्स्ट ज़ोन आ रहा है, इसको कहते हैं ज़ोन ऑफ डिग्रेडेशन, ज़ोन ऑफ डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आता है ज़ोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, ज़ोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। और ये आता है ज़ोन ऑफ रिकवरी। फिर ये आ गया ज़ोन ऑफ क्लियर वाटर, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, इनिशियल रिवर क्या है, क्लियर वाटर है, उसमें प्योर वाटर है, तो 100 डीओ का जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल है क्या है, वो क्या होगा, 100% होगा यहाँ पर। तो जैसे-जैसे क्या होगा, आप उसमें एफ्लुएंट या सीवेज डालेंगे, तो फाइनली क्या होगा, उसमें जो सीवेज में टाइम बढ़ने के साथ-साथ क्या होगा, फाइनली आपको पता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में डिकम्पोज़ होने लगेंगे, और डिकम्पोज़ होने के बाद फाइनली क्या होगा कि एक लेवल आ जाएगा, यहाँ पर धीरे-धीरे आ गए, यानी कि जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज़िशन शुरू हो गया, तो यहाँ पे जो भी यानी कि वाटर रिवर का था, तो वो क्या हो जाएगा, अब उसमें टर्बिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब टर्बिडिटी बढ़ जाएगी तो फाइनली जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद धीरे-धीरे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन की कमी होती चली गई, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ही माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या कर रहे हैं, उनको डिकम्पोज़ कर रहे हैं। फिर जब यहाँ पे आ जाता है यानी 40%, नेक्स्ट जो ज़ोन आता है सेकंड ज़ोन, जो कि है ज़ोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोज़िशन। तो अगर आप फर्स्ट ज़ोन की बात करें, तो इसमें इतना ज़्यादा डीओ का लेवल कम होने लगता है कि फाइनली जो एल्गी है वो इस ज़ोन में सर्वाइव नहीं कर पाती। लेकिन फिशेज़ जो हैं वो इस ज़ोन में सर्वाइव कर लेती हैं, क्योंकि फ़िश के लिए जो है मिनिमम 4 पीपीएम जो है वो चाहिए होता है, यानी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो 54 पीपीएम कम से इतनी चाहिए होती है। अगर इतनी है तो वो ईज़िली सर्वाइव कर लेती है, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उसका जो है 40% जो है यहाँ इस लेवल तक आ गया, तो यहाँ तक जो है फिशेज़ ईज़िली सर्वाइव कर पा रही हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ऑक्सीजन लेवल धीरे-धीरे और कम होता गया, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है उसका प्रॉपर डिकम्पोज़िशन होने लगा। तो फाइनली आपने देखा कि यहाँ पर जो है धीरे-धीरे 0 लेवल तक जो है डीओ की वैल्यू पहुँच गई। यानी कोई भी ऑक्सीजन नहीं बची, जब यहाँ पहुँच गया तो फाइनली अब यहाँ पर एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़्म शुरू हो गया। यानी एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स वर्क करने लगे, क्योंकि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होगा, जो ऑर्गेनिक मैटर उनको एसिड्स और अल्कोहल्स में ये डिकम्पोज़ कर देंगे। फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि ऑक्सीजन की रिकवरी शुरू हो जाएगी, ठीक है? यानी यहाँ पर अगर आप बात करें, तो आपने देखा ये 4 यानी 40% ऑफ डीओ के नीचे का लेवल है। तो यहाँ पर कोई भी ना तो एल्गी जो है सर्वाइव कर पाएगी और ना ही फिशेस सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है 40% डीओ से भी लेस हो गया है। तो यहाँ पर एनएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनएरोबिक रिएक्शन का वर्क शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्टी जो है वो लेयर स्कम की फॉर्म हो जाएगी, यानी जो भी पानी है वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। फिर फाइनली क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि अब एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करने लगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं रही, तो धीरे-धीरे ऑक्सीजन का लेवल फाइनली क्या होगा, बढ़ेगा। तो 40% डीओ तक पहुँच जाएगा। फिर आता है ज़ोन ऑफ रिकवरी, क्योंकि अब ज़ोन ऑफ रिकवरी में क्या हो रहा है कि बीओडी जो है वो ऑलमोस्ट सैटिस्फाई हो चुकी है। जब बीओडी सैटिस्फाई हो गई है, तो जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो रिवर में क्या होगी, वो सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुँचने की कोशिश करेगी। अब फाइनली क्या है, जो सनलाइट की प्रेज़ेंस है उसमें ऑक्सीजन रिवर वाटर क्या कर रहा है, कंज़्यूम कर रहा है, तो फाइनली ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और फिर से ये फाइनली अपने उस ज़ोन पे पहुँच जाएगी जहाँ पे ज़ोन ऑफ क्लियर वाटर था, ठीक है? तो ज़ोन ऑफ रिकवरी जो शुरू हुई, तो यहाँ पे फिशेज़ भी सर्वाइव कर पा रही हैं और साथ ही साथ एल्गी भी सर्वाइव कर पा रही है। तो ये जो है कुछ पॉल्यूशंस के कुछ ज़ोन्स जो हैं उसमें डिवाइड कर देते हैं रिवर स्ट्रीम को। तो आपको पता है फर्स्ट ज़ोन क्या है, ज़ोन ऑफ डिग्रेडेशन, जिसमें धीरे-धीरे जो है टाइम बढ़ने के साथ-साथ एक्टिव डिकम्पोज़िशन शुरू हो गया।
जो कि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कर रहे थे वो एरोबिक कहलाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब 40% ऑफ डीओ से लेस हो गया, यानी कि ऑक्सीजन की लेवल कम हो गया, तो ना तो यहाँ एल्गी सर्वाइव कर पा रही है, ना ही फिशेस सर्वाइव कर पा रही हैं। फिर यहाँ पे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू हो गया, क्योंकि डीओ का लेवल यहाँ 0 तक पहुंच गया। जब एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म शुरू हो गया तो इनिशियल जो डीओ है वो क्या होगी, अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो फाइनली क्या होगा कि धीरे धीरे जो है इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, फिर जोन ऑफ रिकवरी में आ जाएगा। तो टाइम बढ़ने के साथ क्या है, जोन ऑफ रिकवरी शुरू हो गया, यानी जो डीओ है, जो ऑक्सीजन है, उसकी वैल्यू क्या होगी, अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंचने लगी। फिर फाइनली जब सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंच गई तो जोन ऑफ क्लियर वाटर फिर से रिवर को मिल गया। तो इस टाइप से जो है सीवेज को डिस्पोज भी कर देते हैं रिवर में, और फाइनली डिफरेंट जोन्स के थ्रू जो है पोल्यूशन भी रिमूव हो जाता है। देख लीजिए, पहला जो जोन आता है वो आता है जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यानी इस जोन में क्या होता है कि कुछ सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद डाउन स्ट्रीम डायरेक्शन में एट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो सीवेज एफ्लुएंट है इन द रिवर स्ट्रीम, यानी कि जो ये जोन क्या होता है तब मिलता है जब धीरे धीरे सीवेज जो है अगर आप रिवर स्ट्रीम में फ्लो करा रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ये जोन मिलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है इस जोन में, और वाटर जो बनता है वो बहुत ज़्यादा डार्क और टर्बिड हो जाता है। ठीक है, तो एल्गी जोन में सर्वाइव नहीं कर पाती, लेकिन फिशेस जो है वो सर्वाइव कर लेती हैं। तो जो एंड होता है इस जोन का इज करेक्टराइज बाई 60% डिप्लीशन ऑफ सैचुरेटेड ऑक्सीजन, क्योंकि लास्ट में क्या है, ये 40% ऑफ डीओ तक पहुंच गया, तो फाइनली डिप्लीशन कितने का हो गया, 60% डीओ का डिप्लीशन कमी आ गई, तब जाके ये 40% लेयर पे पहुंच पाया। नेक्स्ट आता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इस जोन में क्या होता है कि ये जोन कहलाता है हैवी पोल्यूशन इन द रिवर वाटर स्ट्रीम, यानी कि ये वो जोन है जिसमें हैवी पोल्यूशन रहता है। इस जोन में जो भी वाटर है वो बहुत ज़्यादा डार्क रहता है देन द वाटर इन जोन ऑफ डिग्रेडेशन, यानी जोन ऑफ डिग्रेडेशन में जैसा वाटर है उससे ज़्यादा डार्क रहेगा, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो जीरो लेवल तक फॉल कर जाती है। इसीलिए ड्यू टू हाई बीओडी ऑफ एफ्लुएंट और इफ द डिस्चार्ज डिक्रीजेस ड्यू टू समर एक्सेट्रा, यानी कि जो हाई बीओडी के कारण एफ्लुएंट की, और इफ द डिस्चार्ज डिक्रीज ड्यू टू समर, समर में क्या होता है डिस्चार्ज डिक्रीज कर गया, तो उस कंडीशन में ये डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो जीरो लेवल तक फॉल कर जाती है। इसमें जोन में क्या होगा कि जो भी फिशेज हैं और एल्गी हैं दोनों ही इस जोन में सरवाइव नहीं कर सकती। ठीक है, तो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर देंगे एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जिसकी वजह से विच राइजेस टू द सरफेस ऑफ द रिवर, जो कि क्या होगा, रिवर की सरफेस पे राइज करने लगेंगे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड्स एंड एल्कोहल। और ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसिड्स और एल्कोहल और गैसेस में डिकम्पोज कर देंगे ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन विच राइजेस टू द रिवर, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डर्टी स्कम लेयर, एक बहुत ज़्यादा डर्टी जो है स्कम लेयर फाइंड हो जाती है। End of this zone is characterized by increase in dissolved oxygen up to 40% of its saturated value, यानी कि फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे लेवल बढ़ने लगा, तो ये फाइनली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ तक पहुंच गई, फिर से 40% ऑफ डीओ तक रीच कर गई। फिर आता है जोन ऑफ रिकवरी, जैसे कि एज बीओडी इज ऑलमोस्ट सेटिस्फाई, बीओडी जो है लगभग सेटिस्फाई हो चुकी है इस जोन में, तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है रिवर में वो क्या करेगी, अपनी सैचुरेटेड वैल्यू तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो इस केस में क्या होता है, इस जोन में फिशेज और एल्गी रीअपियर इन दिस जोन, यानी फिर से जो है वो फिशेज और एल्गी सर्वाइव करने लगते हैं इस जोन में, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन लेवल है वो 40% ऑफ डीओ से ज़्यादा है। अब बात आती है ऑक्सीजन डिफिसिट इन पोल्यूटेड रिवर सिस्टम। तो ऑक्सीजन डिफिसिट का मतलब होता है कि ऑक्सीजन में कितनी कमी आई। अगर आप रिवर में क्या कर रहे हैं, सीवेज फ्लो करा रहे हैं, तो उसमें ऑक्सीजन में कमी आएगी, तो उसको कहते हैं ऑक्सीजन डिफिसिट। इसको एक कर्व के थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि सपोज इधर आप टाइम को शो कर रहे हैं, इधर आपने डीओ को शो किया, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये जो है डीओ सैचुरेटेड की वैल्यू है हाई लेवल पे। फाइनली यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो डिफिसिट का एक कर्व आता है वो कुछ इस टाइप का आता है, ये ऑक्सीजन डिफिसिट का कर्व है, और ये जो है वो डीओ सैचुरेटेड की वैल्यू है। ठीक है, तो फाइनली क्या हुआ कि इनिशियली अगर आप बात करें, ये जो कर्व आता है एक इस टाइप का, इसको कहते हैं डी ऑक्सीजनेशन कर्व। आपको पता है
कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा तो डीओ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और वहीं पर अगर एनाएरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्क करने लगे तो फाइनली क्या होगा कि जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वर्क नहीं कर रहे, तो ये आपका कर्व आता है रीऑक्सीजनेशन कर्व। तो आपको पता है जैसे ऐसे क्या हुआ, फाइनली इनिशियली यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज होती चली गई। ये जो है इसको कहते हैं डी नॉट, यानी कि इनिशियल कितनी कमी आई, इनिशियल जो डीओ मिल रहा है वो कितनी वैल्यू मिल रही है, डी नॉट। ठीक है, तो अगर आप किसी टाइम टी पर बात करते हैं, सपोज ये जो लेवल है यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस लेवल को, ये आपका लेवल हो गया डी नॉट मिनिमम, यानी जो डिफिसिट कमी है जो ऑक्सीजन की वो मिनिमम यहाँ तक पहुँच जाती है, फिर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया डीओ। ठीक है, तो अगर आप किसी टाइम टी की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये टाइम है अगर, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन में कमी है वो कितनी है, ये है dt की। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होगा, dt इक्वल टू डी नॉट सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड डीओ में से पूरे में से अगर आप यहाँ तक की वैल्यू माइनस कर दें, यानी एट टाइम टी पर जो डीओ की वैल्यू है कितनी है, इतनी होगी। तो अगर ये माइनस कर दें तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑक्सीजन डिफिसिट की आप निकाल लेंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सपोज इस पॉइंट को आपने ए से डिनोट किया और इस पॉइंट को आपने सपोज ये कह दिया ए हो गया, ये आपका सपोज पॉइंट है बी और ये पॉइंट है आपका सी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि डी नॉट सेचुरेशन कितना होगा, ए सी टोटल माइनस डी नॉट एट टी, टी टाइम पे कितना डी नॉट है, ए बी। तो इस टाइप से जो है आप डी टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से भी आप डी टी की वैल्यू बता सकते हैं, उसको कहते हैं स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन, स्ट्रीटर फिलिप्स इक्वेशन। ठीक है, इनने क्या किया, डायरेक्टली dt का एक फॉर्मूला दे दिया जहाँ पे dt इक्वल टू कहा है के डी इंटू एल डिवाइडेड बाई के आर माइनस के डी इंटू 10 to the power माइनस के डी इंटू टी माइनस 10 to the power माइनस के आर इंटू टी प्लस डी नॉट इंटू 10 to the power माइनस के आर इंटू टी। तो ये जो है इन्हें ऑक्सीजन डिफिसिट का फॉर्मूला दे दिया, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। जहाँ पर के डी तो आपको पता है डी ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है और के आर क्या है, ये री ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट है, री ऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट क्या होता है, ये वो रेट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें रिवर क्या करती है, एटमॉस्फेयर से फिर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने लगती है, जिससे रीऑक्सीजनेशन कर क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। फाइनली इसके बाद अगर आपको किसी टेम्परेचर टी टेम्परेचर पे के आर की वैल्यू चाहिए तो आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे पता है, जैसे कि के डी एट 20 आपको पता था, के डी एट टी निकालना था, तो के आर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है के आर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू 1.016 टू द पावर टी माइनस 20। तो इसकी हेल्प से जो है आप के आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और जो रेशियो होता है, एक तो ये पहला स्टेप हो गया, सेकेंड स्टेप, ठीक है, उसके बाद जो है रेशियो जो होता है के आर अपॉन के डी का, ठीक है, इसको कहते हैं एफ से डिनोट करते हैं, ये कहलाता है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी सेल्फ प्यूरिफिकेशन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जहाँ पर एल क्या है, ये जो कैपिटल एल है ये कहलाता है आपका अल्टीमेट बीओडी ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर की जो है अल्टीमेट बीओडी, यहाँ पे लिख दीजिए अल्टीमेट बीओडी ऑफ मिक्सचर। और जहाँ डी नॉट क्या है, डी नॉट आपको पता है इनिशियल ऑक्सीजन डिफिसिट है, यानी इनिशियली जो है ऑक्सीजन में कितनी कमी आई वो आपका कहलाता है डी नॉट। तो डी नॉट इक्वल टू होता है कि डी नॉट सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड डी नॉट कितना है, माइनस डी नॉट ऑफ मिक्स, यानी मिक्सचर का जो है कितना डी नॉट है। तो फाइनली जो डी नॉट ऑफ मिक्सचर निकालते हैं ये होता है डी नॉट ऑफ सीवेज इंटू डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस डी नॉट ऑफ रिवर इंटू डिस्चार्ज ऑफ रिवर अपॉन क्यू एस प्लस क्यू आर, यानी डिस्चार्ज ऑफ सीवेज प्लस रिवर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है आप डी नॉट मिक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है
कि सपोज जो कर्व आ रहा था कुछ इस टाइप का आ रहा था, यानी जो यहाँ पे ये डी नॉट मिनिमम की वैल्यू मिल रही थी, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल डिफिसिट। डीसी की वैल्यू ये मैक्सिमम हो गया, और ये जो टाइम यहाँ पर जो मिलता है इसको कहते हैं टीसी, यानी क्रिटिकल टाइम। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है फाइंड करने का वो है टीसी इक्वल टू 1/kd f-1 इंटू लॉग बेस 10 f1 इंटू डी नॉट बाई एल। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है टीसी का इक्वल फार्मूला, क्रिटिकल टाइम फाइंड करने का फॉर्मूला। इसके बाद जो है आप एक फॉर्मूला नेक्स्ट यूज़ करते हैं, अगर आपको अल्टीमेट बीओडी के टर्म में वैल्यू दी हुई है तो एल अपॉन डी सी इंटू एफ टू दी पावर f-1, जहाँ f आपको पता है के आर अपॉन के डी का रेशियो है, इंटू एफ 1 - f-1 डी नॉट बाई एल। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ भी आप कर सकते हैं अगर कोई वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और ये जो कुछ फॉर्मूले हैं ये ऑक्सीजन डिफिसिट के कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द लोकेशन डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सीवेज। वो लोकेशन बतानी है डाउन स्ट्रीम में जो कि आप सीवेज एफ्लुएंट को अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ डिस्चार्ज 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड इन द रिवर में जिसका डिस्चार्ज है 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और वेलोसिटी जो है वो 0.12 मीटर पर सेकेंड है। जहाँ पर क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट अकर होगा वहाँ से वो डाउन स्ट्रीम की लोकेशन पूछ रहा है। तो आपको पता है क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट क्या होगा, ये होगा डीसी की वैल्यू जो मैक्सिमम हो रहा है। यहाँ पे ये आपका डी नॉट सैचुरेटेड वैल्यू मिल रही है। तो ऑल्सो फाइंड द क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट ऑफ बीओडी ऑफ सीवेज। फिर उसके बाद कह रहे हैं रिवर इज फुल्ली सैचुरेटेड विथ ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। रिवर फुल्ली सैचुरेटेड है तो डी नॉट सैचुरेटेड यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन की वैल्यू है 9.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये रिवर है, इसमें आपने क्या किया, सीवेज का डिस्चार्ज डाल दिया कितना 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और फाइनली जो आपको बीओडी है सीवेज की, डिफिशियंसी ऑफ बीओडी ऑफ सीवेज जो है वो 300 मिलीग्राम पर लीटर है, 300 मिलीग्राम पर लीटर। फाइंड क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट, आपको क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट फाइंड करना है। डीसी की वैल्यू, सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट गिवन है और डी ऑक्सीजनेशन कांस्टेंट गिवन है, और क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन है बीओडी अल्टीमेट इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ बीओडी 5। तो आपको पता है जब आपने डिस्चार्ज इतना जो है इसमें रिवर में मिक्स किया तो फाइनली जो बीओडी 5 है वो मिक्स की आएगी। तो जो बीओडी 5 है मिक्स की वो क्या होगी, उसका फॉर्मूला होगा कि डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इंटू बीओडी ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंटू बीओडी ऑफ रिवर अपॉन डिस्चार्ज टोटल। ठीक है, क्यूएस प्लस क्यूआर। तो आपको पता है सीवेज का डिस्चार्ज कितना है 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू डिस्चार्ज जो है बीओडी ऑफ सीवेज कितना गिवन है क्वेश्चन में 300 mg पर लीटर। ठीक है, अब डिस्चार्ज ऑफ रिवर कितना गिवन है 1600 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो आप यहाँ पे रख देंगे। और जो बीओडी होती है हमेशा रिवर की वो इनिशियली क्या रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि उसमें कोई भी वाटर क्लियर वाटर है तो यहाँ पे कोई बीओडी होगी ही नहीं, यानी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है जिसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो। और क्यूएस प्लस किया टोटल डिस्चार्ज कितना है 125 प्लस 1600। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 21.73 मिलीग्राम पर लीटर आपको बीओडी 5 मिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अल्टीमेट बीओडी निकाल सकते हैं। अल्टीमेट बीओडी क्या होगा एल विच इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ बीओडी 5 मिक्स, जिसकी वैल्यू आपको पता है 21.73। तो ये आ जाएगा 27.1 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपको एल की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, आपको निकालना क्या है डीसी। फॉर्मूला क्या होता है एल अपॉन डी सी इंटू एफ टू द पावर f-1 इक्वल टू एफ 1 - f-1 इंटू डी नॉट बाई एल। तो आपको पता है एल की वैल्यू आपको पता है, डी सेल प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट जो एफ है उसकी वैल्यू आपको पता है। ठीक है, डीसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एफ की वैल्यू आपको पता है, डी नॉट और एल। ठीक है, यहाँ पे डी नॉट की वैल्यू आपको नहीं पता है और एल की वैल्यू पता है। तो डी नॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि डी नॉट इक्वल टू होता है डी नॉट इक्वल टू
डी नॉट सैचुरेटेड डीओ माइनस डीओ ऑफ मिक्स। ठीक है, तो डीओ सैचुरेटेड तो आपको पता है 9.2 मिलीग्राम पर लीटर, डी नॉट मिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डी नॉट मिक्स का फॉर्मूला क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इंटू डीओ ऑफ सीवेज प्लस डिस्चार्ज ऑफ रिवर इंटू डीओ ऑफ रिवर अपॉन डिस्चार्ज टोटल। ठीक है, तो आपको पता है सीवेज का डिस्चार्ज कितना है 1.25 सॉरी 125 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू हमेशा डीओ, उसमें कोई ऑक्सीजन जो है कुछ है ही नहीं प्रेजेंट, क्योंकि सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो इसका डीओ जो है हमेशा सीवेज का क्या रहता है 0, प्लस डिस्चार्ज और रिवर का है 1600 इंटू डीओ ऑफ रिवर कितना है जो सैचुरेटेड है 9.2 मिलीग्राम पर लीटर अपॉन 125 प्लस 1600। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8.53 मिलीग्राम पर लीटर आपको डी नॉट मिक्स मिल जाएगा। तो यहाँ से डी नॉट निकाल लीजिए, क्या होगा डी नॉट सैचुरेटेड माइनस डी नॉट ऑफ मिक्स। तो डी नॉट सैचुरेटेड है 9.2 माइनस डीओ मिक्स है 8.53। ठीक है, तो ओवरऑल 0.67 मिलीग्राम पर लीटर आपको डीओ की वैल्यू मिल गई। अब आपको डीसी निकाल सकते हैं इजिली। फॉर्मूला क्या है एल अपॉन डी सी इंटू एफ टू द पावर एफ माइनस वन इक्वल टू एफ 1 माइनस एफ माइनस वन इंटू डी नॉट बाई एल। सारी वैल्यूज आपको पता है, यहाँ से डी सी की वैल्यू पुट निकाल सकते हैं, एल की भी वैल्यू पता है, एफ भी पता है, और आपको डी नॉट भी आपने फाइंड कर लिया। तो डी सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट की 4.38 mg पर लीटर। नेक्स्ट स्टेप कह रहे हैं कि आपको वो डिस्टेंस जो है लोकेशन डाउन स्ट्रीम की बतानी है, तो उसके लिए आपको टीसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। टीसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन के डी एफ माइनस वन लॉग बेस 10 एफ 1 माइनस एफ माइनस वन एफ माइनस वन इंटू डी नॉट बाई एल। तो यहाँ पे के डी भी आपको पता है, एफ की वैल्यू भी पता है, डी नॉट भी पता है, एल भी पता है, तो यहाँ से टाइम आप फाइंड कर सकते हैं 1.723 डेज जो है वो टाइम आ गया। इसके बाद अब आपको एल लेंथ फाइंड करनी है लोकेशन, तो क्या होगा टाइम क्रिटिकल टाइम इंटू वेलोसिटी। क्रिटिकल टाइम कितना है 1, इसको जो डेज में गिवन है इसको आप सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1.723 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ठीक है, इंटू वेलोसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी 17.866 किलोमीटर। तो इस टाइप से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली एसएससी जेई में कन्वेंशनल में जो है ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछते इस टाइप के, बट फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। और कोई जैसे एई वगैरह के अगर आप कन्वेंशनल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट सोर्स आता है डिस्पोजल का, दैट इज लेक्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म आता है स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है कि जब लेक्स को जो है कुछ प्रॉपर स्ट्रेटा में जो है लेक डिवाइड हो जाती है, जैसे कि ये 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। जो टॉप लेयर कहलाती है वो होती है एपिलीमिनियन, एपिलीमिनियन, और जो ये बीच की जो मिडिल लेक होती है इसको कहते हैं, ये लेयर आपकी कहलाती है थर्मोक्लाइन या मेटेलिमिनियन, और जो बॉटम की लेयर होती है इसको कहते हैं हाइपोलीमिनियन। तो क्या होता है कि समर में अगर आप बात करते हैं तो जो लेक में फ्रेश वाटर है वो 3 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो टॉप लेयर होती है वो आपकी एपिलीमिनियन कहलाती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जब आप देखेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, तो जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे एरोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पे अगर आप डिस्पोज करते हैं सीवेज, तो फाइनली क्या होगा इसमें सीवेज का डिकम्पोजिशन एरोबिकली होगा, और यहाँ पर ओवरऑल ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, अब वही अगर आप बात करते हैं बॉटम लेयर की, यानी कि इसमें जो भी एफ्लुएंट डिस्पोज होगा वो आपका एरोबिकली होगा। फिर जो बॉटम की लेयर है यहाँ पर क्या है, ये लेयर आपकी कहलाती है हाइपोलीमिनियन, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है। तो जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है तो यहाँ पर जो भी डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक मैटर का वो कैसा होगा एनारोबिकली होगा। इन दोनों लेयर को डिवाइड करने वाली एक सेपरेट लेयर होती है जिसको कहते हैं थर्मोक्लाइन या मेटेलिमिनियन।
तो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन है लेक्स का, ये हमेशा साल में 2 बार होता है। या तो एक्सट्रीम विंटर आ जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, विंटर में ऊपर की लेयर बहुत ज़्यादा कोल्ड होगी और नीचे की बॉटम की जो है थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वही अगर समर की बात करें तो समर में ऊपर वाली लेयर में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बॉटम लेयर में जो है टेम्परेचर कम रहेगा। मिडिल लेयर जो रहती है ये इन दोनों लेयर को सेपरेट करने का काम करती है, जिसको कहते हैं थर्मोक्लाइन या मेटेलिमिनियन। देख लीजिए, समर्स में अगर आप बात करते हैं, जो फ्रेश वाटर होता है लेक का या रिजर्वायर का, वो डिवाइड हो जाता है इनटू अपर लेयर ऑफ वार्म सर्कुलेटिंग वाटर, यानी ऊपर जो है वो गर्म वाटर होगा जिसमें सफिशिएंट अवेलेबिलिटी होती है ऑक्सीजन की, उसको कहते हैं एपेलिमिनियन, ठीक है। तो इसमें जो भी एफ्लुएंट डिसॉल्व होता है या डिस्पोज्ड होता है, वो आपका कैसा होता है, वो डिकम्पोज हो जाता है एरोबिकली, ठीक है। तो इफ एफ्लुएंट इफ डिस्पोज्ड इन दिस लेयर गेट्स डिकम्पोज्ड एरोबिकली, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको डिकम्पोज करेंगे, वो एरोबिकली करेंगे। और जो रिजर्वॉयर है और लेक है उसको डिवाइड करते हैं लोअर लेयर में। जो लोअर लेयर होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी में रहती है, इज ऑब्जर्व मोर ओवर रिमेन्स इसेंशियली अनमिक्स्ड। इसमें क्या होगा, मतलब ओवरऑल अनमिक्स भी रहेगी, प्रॉपर तरीके से मिक्स भी नहीं होगी। तो ये लेयर आपकी कहलाती है हाइपोलीमिनियन। तो एफ्लुएंट जो भी इस लेयर में डिस्पोज होगा उसका डिकम्पोजिशन कैसा होगा, एनएरोबिकली, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, उसको एनएरोबिकली डिकम्पोज कर देंगे। इन दोनों लेयर को जो सेपरेट करती है एक नैरो लेयर, उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन या मेटेलिमिनियन, ठीक है। तो जो नैरो लेयर है स्टीप टेम्परेचर की, उसको स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, उसको कहते हैं थर्मोक्लाइन या मेटेलिमिनियन। तो जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो साल में 2 बार इंटरप्ट होता है, या तो बहुत ज़्यादा ठंड हो तो बहुत ज़्यादा स्प्रिंग्स वगैरह का टाइम हो तो। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, ये मेजर करता है एबिलिटी को इफ लेक टू सपोर्ट द फूड चेन, और इट में डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ लेक टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो कितनी फूड चेन को ये सपोर्ट कर रहा है या ग्रोथ ऑफ एल्गी को सपोर्ट कर रहा है, उसकी एबिलिटी कराती है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स। जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी एल्गी की लेक में उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, एंड लेसर इज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन इट, और जो लेक में वाटर की क्वालिटी है वो उतनी ही कम होगी, क्योंकि एल्गी प्रेजेंट होगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़्यादा रहेंगे, तो फाइनली क्या होगा, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी लेकिन साथ ही साथ वाटर की क्वालिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेक्स। लेक्स की प्रोडक्टिविटी के बेस पर जो क्लासिफिकेशन है वो है पहली ओलिगोट्रॉपिक लेक्स। ओलिगोट्रॉपिक लेक्स वो लेक होती है जो तुरंत तुरंत फॉर्म हुई है, जस्ट अभी फॉर्म हुई है, तो वहाँ पे वाटर जो है बहुत ज़्यादा क्लीन है। जब वाटर क्लीन है तो फाइनली अगर आप देखें तो सनलाइट क्या होगी, तीनों लेयर्स तक पहुंच जाएगी, यानी एपिलीमिनियन में भी पहुंच जाएगी, थर्मोक्लाइन से पास होती हुई हाइपोलीमिनियन तक भी पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें अभी एल्गी प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाई है। जब एल्गी ग्रो नहीं हुई है तो फाइनली प्रोडक्टिविटी इसकी कम है इस लेक की, और यहाँ पर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा क्लीन है। देख लीजिए, ये वो लेक्स हैं विद लीस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत कम है। एल्गी कब ग्रो होगी, जब एल्गी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये कब मिलेंगे, जब उसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा लेक में, ठीक है। तो इनिशियली जब लेक फॉर्म हुई है तो फाइनली इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, फ्रेश वाटर है, तो ना तो एल्गी ग्रो हो रही है, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, कम हो जाएगी। हैंस द ग्रोथ ऑफ एल्गी इन दीज लेक्स इज नेग्लेजिबल। इसीलिए इस लेक में एल्गी की जो ग्रोथ है वो नेग्लेजिबल है। दीज आर जनरली फ्रेश वाटर लेक्स फाउंड इन अंटार्कटिका। ये जनरली क्या है, वो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। जनरली आप अंटार्कटिका वगैरह रीजन में वहाँ पर फ्रेश वाटर लेक्स देखेंगे। तो जो सनलाइट होती है इस लेक में वो हाइपोलीमिनियन लेयर तक भी पेनिट्रेट कर सकती है। तो ये लेक्स जो है एरोबिक लेक्स कहलाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है बॉटम तक रहेगी, तो सफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की रहती है, इसलिए जो भी इसमें अगर डिकम्पोजिशन भी होगा वो सब क्या होगा, एरोबिकली होगा। नेक्स्ट आता है मीजोट्रोपिक लेक, यानी कि ओलिगोट्रोपिक से थोड़ी पुरानी हो गई है बट ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, तो उसको कहते हैं मीजोट्रोपिक। इसमें क्या है, एल्गी थोड़ी बहुत ग्रो होना शुरू हुई है, ठीक है। तो ये लेक कहलाती है मीडियम प्रोडक्टिविटी लेवल होता है इसमें, हैंड सपोर्ट द मीडियम ग्रोथ ऑफ एल्गी। तो इसमें क्या होता है, एल्गी जो है वो धीरे धीरे ग्रो हो रही है। तो थ्रू सब्सटेंशियल डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड इन दीज लेक्स, दे आर स्टिल कंसिडर्ड एज एरोबिक लेक्स। यानी ऑक्सीजन कम होना शुरू हो गई लेकिन फिर भी अभी ये
एरोबिक लेक ही इसको आप बोलते हैं, क्योंकि इसमें उतनी कमी ऑक्सीजन की नहीं हुई है। अब बात आती है ईओट्रोपिक लेक्स। ईओट्रोपिक लेक होती है यानी कि जब एल्गी पूरी तरीके से ग्रो हो गई है, बहुत ज़्यादा लेक आपकी पुरानी हो चुकी है। ईओट्रोपिक है यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स है इसमें प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो ये हाई प्रोडक्टिविटी लेवल कहलाता है इस लेक का। हेल्थ सपोर्ट्स हाई ग्रोथ ऑफ एल्गी, और ये बहुत ज़्यादा एल्गी की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। तो इसमें जो सनलाइट है वो सिर्फ एपिलीमिनियन लेयर तक ही पेनिट्रेट कर पाती है, उससे ज़्यादा हाइपोलीमिनियन लेक तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से इन लेक्स को क्या कहते हैं, एनारोबिक लेक्स। नेक्स्ट आता है सेनीसेंट लेक्स। क्या होती हैं, जो दलदल हो गई, यानी कि प्रॉपर इतना ज़्यादा उसमें एल्गी सब प्रेजेंट हो गया है कि फाइनली ये ओल्ड लेक्स कहलाती हैं, जिसमें ये प्रैक्टिकली कन्वर्ट हो जाती है मार्शी लैंड्स में, यानी जो दलदली एरिया हो जाता है वहाँ पे एल्गी इतनी ग्रो हो गई। आपने कभी कभी देखा होगा ऊपर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो वो एकदम दलदल है, ठीक है। वहाँ पर वो लेक्स कहलाती है सेनीसेंट लेक्स यानी ओल्ड लेक्स। अब ये डेफिनेशन देख लीजिए, यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक होता क्या है कि ये वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें लेक जो है इन्फेस्टेड हो जाती है एल्गी से, यानी एल्गी इतनी ज़्यादा प्रेजेंट हो गई है जो कि फाइनली क्या होगी, ग्रेजुअली सिट्स अप टू बिकम शैलोअर, यानी कि ये धीरे धीरे शैलोअर होती जा रही है लेक ड्यू टू कंटिन्यूअस एंट्री एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लेक्स। क्योंकि कंटिन्यूअसली ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा प्रेजेंट है, लेक में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एल्गी क्या है, एल्गी की वजह से ये लेक जो है वो इन्फेस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक्स। अब नेक्स्ट आता है डिस्पोजल इन सी। अब आप सीवेज को सी में डिस्पोज कर सकते हैं। तो जो सी वाटर होता है वो कंसिस्ट ऑफ 20% लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन देन रिवर, यानी रिवर के कंपैरेटिवली इसमें 20% लेस डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है at any temperature, but dilution provided by the sea water is much more in comparison to the provided by river। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन तो 20% लेस है, लेकिन जो डाइल्यूशन प्रोसेस है वो सी वाटर में बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली रिवर वाटर से। हैंस सी वाटर इज कंसीडर्ड एज बेटर सोर्स ऑफ डिस्पोजल देन रिवर वाटर, इसीलिए इसको बेटर सोर्स माना जाता है, और जो भी डिस्पोजल होता है सीवेज का वो आप सी में कर देते हैं कंपैरेटिवली रिवर के। तो जो डिस्पोजल होता है एफ्लुएंट का उसको सी में करते हैं फार अवे फ्रॉम द शोर, जो किनारा होता है सी का उससे कम से कम 15 किलोमीटर, 15 से 20 किलोमीटर दूर जाके 30 मीटर, 30 मीटर बिलो सरफेस लेवल पे जो है लो टाइड्स के टाइम पर आप उसको सीवेज को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। अब बात आती है डिस्पोजल ऑन लैंड। तो लैंड पर जो है ये अचीव्ड होता है या तो आप एफ्लुएंट इरिगेशन के द्वारा या सीवेज फार्मिंग, यानी इतना ट्रीट कर दिया जिससे कि वो प्रॉपर इरिगेशन हो सके या सीवेज फार्मिंग आप कर सकें। तो एफ्लुएंट इरिगेशन में क्या होगा कि जो डिस्पोजल है एफ्लुएंट का वो प्राइम कंसर्न होता है, जहाँ जहाँ पर अगर सीवेज फार्मिंग में बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज ऑफ प्राइम कंसर्न। मतलब एफ्लुएंट इरिगेशन में तो आप ये देखते हैं कि सीवेज जो है प्रॉपर डिस्पोज हो पा रहा है या नहीं, बट सीवेज फार्मिंग के केस में क्या करते हैं कि क्रॉप जो है कितनी ग्रो हो रही है, उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं है वो आप देखते हैं, चेक करते हैं। हैंस क्वालिटी ऑफ एफ्लुएंट मस्ट बी सफिशिएंटली क्लियर इन केस ऑफ सीवेज फार्मिंग। इसीलिए सीवेज जब फार्मिंग कर रहे हैं तो उस टाइम जो है क्रॉप आप ग्रो करानी है, फसल ग्रो करानी है, तो उस समय आपको ये देखना है कि जो क्वालिटी है एफ्लुएंट की वो क्या है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, क्या वो क्रॉप को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल है या नहीं, ठीक है। तो इनकी कुछ परमिसिबल लिमिट्स होती है डिफरेंट पैरामीटर्स की इन वेरियस सोर्सेस। जैसे कि सपोज अगर आप बात करते हैं, इधर आपने शो कर दिया पैरामीटर्स, क्या क्या लिमिट्स हैं। यहाँ पे सरफेस वाटर, इधर मरीन वाटर जो कि सी वाटर हो गया, और इधर लैंड। तो अगर आप पैरामीटर बीओडी की बात करें मिलीग्राम पर लीटर में, तो अगर आप सरफेस वाटर में डिस्पोज कर रहे हैं सीवेज को तो इसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए। सी वाटर में कर रहे हैं तो 100 mg पर लीटर चल जाएगा, और लैंड में कर रहे हैं तो 500 mg पर लीटर। वही अगर आप पीएच की बात करें तो 5.5 से 9 के बीच होना चाहिए, इसमें 5 से 5.9 के बीच होना चाहिए, और यहाँ पे 5.5 से 9 की रेंज में होना चाहिए। वही अगर आप सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स जिनकी यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर में, तो
सरफेस वाटर के लिए 30 होनी चाहिए, मरीन वाटर के लिए 100 और लैंड के लिए 2100। क्लियर है? तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।